राका ने मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो याना के सामने किया। वह वीडियो लाइव था। उस वीडियो में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी और उस औरत के आसपास तीन छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 10 से लेकर 18 साल के बीच थी। आज संडे का दिन था, शायद सभी बच्चे स्कूल नहीं गए थे और इस वीडियो को देखकर याना की आंखें हैरानी से राका के चेहरे की तरफ गई। याना की आंखों में हैरानी देखकर राका के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब याना ने गुस्से से राका से दांत पीसते हुए कहा, तुमने उन लोगों को टारगेट किया, आखिर क्यों? तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे टारगेट करो। उन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें ही तो टारगेट कर रहा हूँ स्वीटहार्ट। मेरी उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसलिए वह अभी तक जिंदा है। लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे यह तुम पर डिपेंड करता है। मैं उन लोगों को तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बातें मानती जाओगी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें अगर किंग को कुछ बताना है तो जाओ, बता दो, दरवाजा खुला है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम जैसे जैसे अपने कदम इस कमरे से बाहर निकालोगी, वैसे वैसे मौत के कदम उन लोगों की तरफ बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे कदमों की स्पीड से तेज मेरे हाथों की स्पीड है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जाकर अपनी आजादी लेने का। लेकिन अपने कजन और आंटी की मौत चाहती हो या मेरे साथ रहकर अपनी गुलामी और उन लोगों की आजादी चाहती हो, फैसला तुम्हारा है। कहते हुए झटके से राका ने याना के चेहरे को छोड़ दिया। मेरे लोग 24 घंटे सिर्फ मेरे इशारे का ही वेट कर रहे हैं। फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाना भेज रहा हूँ और बिना कोई ड्रामा किए खाना खा लेना, ताकि मुझे झेलने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी भी हो। कहते हुए राका याना को नीचे से ऊपर तक अपनी लश्ट भरी नजरों से देखने लगा और उसकी बातों को सुनकर ही याना को उस पर घिन आ रही थी, उस पर गुस्सा आ रहा था। याना की आंखों में लगातार आंसू थे। उसे अपने चेहरे पर काफी दर्द होने लगा था, क्योंकि राका ने उसे काफी मजबूती से दबा रखा था। अब राका वहां से जाने को हुआ, तभी उसे कुछ याद आया और वह वापस पलटकर याना के पास आया। उसने धीरे से उसके होठों पर होठ रखकर उसे लाइट किस कर लिया और अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यह बहुत टेस्टी है, इन्हें खाने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। फैसला जल्दी लेना, और हाँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। कहते हुए राका उसे थोड़ा दूर हुआ और अपनी आंखें दिखाते हुए वहां से चला गया। और राका के जाने के बाद याना अपनी आंखों में आंसू लिए अचानक ही रोते रोते धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उसे समझ ही नहीं आया, एक ही रात में उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। इधर दूसरी तरफ क्रिश और आशी थोड़ी ही देर में घर पहुंच चुके थे। आशी की आंखें पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन वह क्रिश के प्यार और केयर को महसूस करते हुए वापस अपनी आंखें बंद करके उसे जोर से हग करते हुए यूं ही उसके सीने से लगी हुई बाइक पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। घर पहुंचने के बाद क्रिश को भी एहसास था कि आशी जाग चुकी है, लेकिन उसने भी इस बात का ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह बड़े ही प्यार से बाइक से उतरकर ब्राइडल स्टाइल में आशी को अपनी गोद में उठाते हुए तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ जाने के लिए निकल गया। इस वक्त घर में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। शाम के लगभग 4 बज रहे थे और सब अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ रॉकी और नताशा को छोड़कर बाकी सब फैमिली के लोग मौजूद थे। तभी सबकी नजर सामने आशी को अपनी गोद में उठाए हुए आ रहे क्रिश पर पड़ी।
आशी ने बड़े प्यार से अपनी आंखें बंद किए हुए क्रिश के सीने पर सर रखा हुआ था और एक हाथ से उसके कंधे को पकड़ रखा था। लेकिन क्रिश या आशी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्रिश सबको इग्नोर करते हुए सीढ़ी के रास्ते सीधे कमरे में आया और आशी को अपने साथ सीधा बाथरूम में लेकर गया। अब थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में बाथ टब में रिलैक्स करते हुए शावर ले रहे थे। आशी किसी छोटे बच्चों की तरह क्रिश की केयर को एंजॉय कर रही थी। वह बस प्यार से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट थे। थोड़ी ही देर में दोनों ने बात ले लिया था। क्रिश आशी को एक टॉवल में लपेटकर अपनी कमर में दूसरी टॉवल लपेटते हुए आशी को एक बार फिर अपनी गोद में लिए हुए क्लोजेट रूम से दाखिल हुआ। थोड़ी ही देर में उसने आशी को एक लॉन्ग प्लाजो सूट पहना दिया। ऐसा करते हुए क्रिश के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आशी काफी शर्मा रही थी, खास तौर से तब जब क्रिश उसकी बॉडी को छूते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। क्रिश की आंखों में उसे हमेशा अपने लिए कुछ नजर आता था, जिसे समझकर कहीं न कहीं आशी के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती थी। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर पहले की हरकत को याद करते हुए आशी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाई, वरना उसका साइको पति एक बार फिर साइको हो जाता, जिसे टॉलरेट करना फिलहाल आशी के बस की बात नहीं थी। आशी को उसके कपड़े पहनाने के बाद क्रिश खुद एक लाइट ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर रेडी हुआ। इस ड्रेस में क्रिश बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब क्रिश आशी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा देता है और अब वह आशी के बालों को हेयर ड्राई कर रहा था। तभी आशी आईने के जरिए क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, साइको तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। और आशी की बातों को सुनकर क्रिश अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड रखते हुए आईने के जरिए आशी को देखते हुए बोला, तुम इस तरह की बातें मत करो फायरफ्लाई, यह मेरा काम है। तुम अपना छोटा सा दिमाग पढ़ाई में और बॉडी एनर्जी मुझे खुश करने में लगाओ, इसके अलावा फालतू नहीं। कहते हुए क्रिश ने आशी के बालों को स्टाइल करना शुरू कर दिया था और क्रिश की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को सुनकर आशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि वह उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। क्रिश ने आशी के बालों को पूरी तरह से पकड़कर ऊपर हाई पोनीटेल बना रखा था। उसके दोनों साइड से बालों के कुछ लटें चेहरे पर लटक रही थी। उसने आशी की मांग में हल्का सा सिंदूर लगाने के बाद कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहना दिए थे और उसके अलावा उसने आशी का कोई भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि बिना मेकअप के भी आशी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी और क्रिश उसे ज्यादातर बिना मेकअप के ही देखना पसंद करता था, क्योंकि उसका मानना था आशी अभी पढ़ रही है, उसे मेकअप से दूर रहना चाहिए और आशी को भी मेकअप से कोई ज्यादा प्यार नहीं था। थोड़ी ही देर बाद क्रिश आशी को अपनी गोद में लिए हुए क्लोजेट रूम से बाहर आया। उसने इंटरकॉम पर कॉल करके खाना कमरे में ही मंगवा लिया। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना कमरे में ही आ चुका था। क्रिश ने आशी को अपने हाथों से खाना खिलाया और आशी भी चुपचाप बच्चों की तरह खाना खा रही थी। दोनों ने साथ में लंच किया। हालांकि इस वक्त शाम हो चुकी थी। खाना कंप्लीट करके क्रिश आशी को बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। क्रिश के जाने से पहले
उसके माथे पर किस करता है और वहां से चला गया। आशी मुस्कुराते हुए क्रिश को जाता हुआ देख रही थी। क्रिश के जाने के बाद वह भी काफी थकी हुई थी, इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। अब क्रिश जैसे ही नीचे हॉल में आया, वहां उसे घर के बाकी लोग थोड़ा परेशान लग रहे थे। इस वक्त हॉल में समर, अथर्व, राहुल, ऐना और निक थे। क्रिश के आते ही राहुल ने क्रिश को बताया, क्रिश, हमें तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। अपने डैड की बात सुनकर क्रिश धीरे से हाँ में सर हिलाया और अब सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। कहिए डैड, क्या कहना है? क्रिश के पूछने पर राहुल ने थोड़ा परेशान होते हुए बताया, क्रिश, मुझे तुमसे यह कहना है था कि तुम तो जानते हो रॉकी और नताशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है उन दोनों के बीच फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है। रॉकी कल से घर नहीं आया, उसकी कोई खबर भी नहीं है। नताशा भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। हमने गौरी को उसके पास भेजा था। नताशा ना किसी से कुछ बोल रही है, ना ही खाना खा रही है। उसकी हालत भी देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। बेटा, मुझे उन दोनों की टेंशन हो रही है। हमने रॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्लीज तुम कुछ देखो ना, वह कहाँ है? अपने डैड की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, डैड, वह दोनों बच्चे नहीं हैं। उनके हर मामले में हम लोग इंटरफेयर करें, यह ठीक नहीं है। उन्हें अब अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने होंगे। जहां तक बात है रॉकी का पता लगाने की, तो मैं राका से कह देता हूँ, रॉकी का पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है उन दोनों को फिलहाल के लिए कुछ प्राइवेसी और एकांत माहौल मिले तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वह अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सके। वैसे भी मैंने आज तक जो किया है वह काफी है। अपनी बातों को कहकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ वहां से चुपचाप चला गया और उसकी बातों को सुनने के बाद ऐना थोड़ी परेशान लग रही थी। लेकिन राहुल क्रिश की बातों को समझ रहा था। इधर दूसरी तरफ गौरी नताशा के साथ थी और उसे समझाने की संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नताशा तो जैसे अपनी आंखों में आंसू ही सुखा चुकी थी। वह चुपचाप बालकनी साइड बैठी हुई थी। गौरी को नताशा के लिए काफी बुरा लग रहा था। हालांकि नताशा ने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि रॉकी और नताशा के बीच जरूर कुछ हुआ है। रात का वक्त रॉकी अभी भी घर नहीं आया था। क्रिश के कहने पर ही राका ने रॉकी के गले में पहने हुए पेंडेंट को ट्रैक किया, तो उन्हें पता चला कि रॉकी फार्म हाउस से काफी दूर एक दूसरे सुनसान इलाके वाले कॉटेज में है, जो यहाँ से कुछ घंटे की दूरी पर है। अब क्रिश के ऑर्डर पर राका खुद रॉकी को वहां से लेने के लिए निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने कुछ खास लोगों को याना को टाइम पर खाना और उसकी जरूरत का सामान देने के लिए कह दिया था। इस बीच सब लोग इतने परेशान थे कि किसी का ध्यान याना की तरफ गया ही नहीं। वहीं मैक्स और अलीना भी रॉकी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। एलिना रॉकी को बचपन से प्यार करती थी। वह रॉकी के लिए काफी परेशान थी। हालांकि उसे पता चल चुका था कि रॉकी नताशा का पति है, लेकिन दिल के हाथों हर इंसान मजबूर होता है। रॉकी को लेकर एलिना के पास कुछ गलत इरादे नहीं थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। इधर दूसरी तरफ रॉकी एक बहुत ही बड़े जंगली इलाके के आसपास एक खूबसूरत से कॉटेज में था, जहां से एक खूबसूरत नदी बह रही थी। रॉकी नदी किनारे लगे हुए एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था, शराब पी रहा था और नताशा की बातों को याद करते हुए
अपने आप में ही काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। न जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने नताशा का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसके सवाल रॉकी के कानों में गूंज रहे थे कि क्या उन दोनों का रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ भी सकता है या नहीं। क्या रॉकी पलटकर कभी उसकी लाइफ में आ सकता है। हालांकि इन सवालों का जवाब रॉकी ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस वक्त अकेले में रॉकी इन सवालों के जवाब खुद से तलाश कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वह इन सवालों के जवाब को इग्नोर भी कर रहा था। वह अपने दिल की बात सुनना ही नहीं चाहता था। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई और तभी कोई सामने पहुंचा। उसने रॉकी को घर चलने का ऑर्डर दिया, जैसे कि क्रिश ने उसे सिखाया था। रॉकी इस कदर टेंशन में था कि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह थोड़े नशे में भी था और इस बात का फायदा उठाकर राका उसे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर गया। रास्ते में रॉकी शराब के नशे में अपने आप से ही कह रहा था, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, मुझे माफ कर दो, हम दोनों एक नहीं हो सकते। रॉकी यह सब बिना होश में कह रहा था। राका, जो कि इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वह उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन राका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सुबह लगभग 8 बजे रॉकी और राका घर पहुंच चुके थे। राका रॉकी को अपने कंधे पर उठाकर हॉल में लाकर सोफे पर बिठा देता है। रॉकी के इतने नशे में देखकर ऐना बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन रॉकी तो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ही नहीं था। यह देखते हुए अथर्व और समर मिलकर उसे कमरे में लेकर गए और उसे सीधा बाथ टब में पटक दिया ताकि वह होश में आ सके। अथर्व को रॉकी पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रॉकी के कारण कहीं ना कहीं उसकी बहन नताशा हर्ट हो रही थी। अथर्व ने गुस्से से समर की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या करना है तुम खुद देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हुए अथर्व वहां से चला गया और अथर्व के जाने के बाद समर गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए अपने आप से बोला, यार यह सब के सब मुझे ही क्यों फंसा देते हैं। अब क्या मैं इस पियक्कड़ को संभालूं। कहते हुए समर के चेहरे के एक्सप्रेशन रोने जैसे हो गए थे। इधर नताशा, जो कि बालकनी में बैठी हुई थी, नताशा को भी पता था रॉकी को ले आया गया है, लेकिन उसने पलट कर भी रॉकी की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा, या यूं कहे कि वह हाउस में ही नहीं थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। आसपास क्या हो रहा है उसे तो पता ही नहीं। वह बस एकटक बाहर की तरफ देख रही थी। अथर्व चुपचाप नताशा के बगल में आकर बैठ गया और अपनी बहन की आंखों में दर्द देखकर अथर्व का भी दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू और लाली आ गई थी। कुछ पल तक वह खामोश नताशा के पास बैठा रहा। उसने कोई बात नहीं की। तभी नताशा, जो अब भी पथराई आंखों से बाहर देख रही थी, और बोली, क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं भाई? क्या सब की तरह आप भी मुझे समझाने आए हैं? अथर्व ने धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, आज समझाने नहीं समझने आया हूँ। आखिर तू कब तक यह उम्मीद लगाए बैठी रहेगी कि वह एक दिन तुझे देखेगा? क्या तुझे अपनी बेवकूफियां नजर नहीं आती? क्या तुझे यह नहीं दिखता कि उसे तेरी कोई फिक्र नहीं है? कब तक अपने आप को इस तरह चोट पहुंचाएगी नक्टू? बता, क्या वह तुझे इतना इफेक्ट करता है कि उसके आगे तुझे अपने भाई का दर्द नजर नहीं आता? क्या तुझे पता है तुझे इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? अगर ऐसा है तो बता, सिर्फ एक बार कह दे। तेरा भाई तेरी चाहत के लिए रॉकी के पैरों पर भी गिर जाएगा। पर एक बात बता, क्या इस तरह तू उसकी जिंदगी में रहकर खुश रह पाएगी?
जिस इंसान को तेरे आंसू नजर नहीं आते, जिसने तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कभी कोशिश नहीं की, क्या तू सच में उसके साथ रहना चाहती है? अगर हाँ, तो मैं खुद रॉकी के पैर पकड़कर उसे तुझे अपनाने के लिए कहूंगा। अथर्व की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर नताशा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। वह बोली, मोहब्बत अगर भीख में मिल जाती भाई, तो दुनिया का हर भिखारी दुनिया का सबसे खुश नसीब और अमीर इंसान होता। मैं जानती हूँ आपको मुझे इस हालत में देखकर तकलीफ हो रही है, पर मैं इस दिल का क्या करूं भाई। अब समझ में आया कि मोहब्बत करना तो हमारे बस में है, पर उसे पाना नहीं। मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं भाई, जो रहता तो मेरे सीने में है, पर धड़कता सिर्फ उसके लिए है, और एक वह है जिसे मुझसे कोई राब्ता नहीं है। जिंदगी में ऐसा क्यों होता है भाई, जिसको दिल खोना नहीं चाहता, असल में वही इस दिल का होना नहीं चाहता। और भाई, मुझे आज पहली बार इस बात का पछतावा हो रहा है कि मेरे इस दिल ने उसे क्यों प्यार किया। क्यों उस पत्थर को मेरे आंसू और मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भाई? कहते कहते नताशा की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसकी यह हालत देखकर अथर्व की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत नताशा को अपने गले से लगा लिया। तभी पीछे से एक प्यारी लेकिन दर्द भरी आवाज आई, वह बेवकूफ है, उसे यह नहीं पता कि वह क्या खो रहा है। जिस दिन उसे एहसास होगा, उससे ज्यादा कोई नहीं रोएगा नताशा। यह सुनकर नताशा और अथर्व ने चौंक कर पीछे देखा। उनके सामने आशी खड़ी थी। आशी, तुम यहाँ? अथर्व ने हैरानी से पूछा। आशी अपनी आंखों में आंसू लिए उनके पास आई और बोली, कभी कभी हमें किसी चीज की अहमियत तब समझ में आती है जब वह हमसे बहुत दूर चली जाए, या जब हम उसे पा न सके। नताशा, तुम हिम्मत रखो, मुझे पूरा यकीन है तुम इतनी अच्छी हो कि रॉकी को एक ना एक दिन एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारी जिंदगी में उसकी अहमियत क्या है, यह उसे जरूर समझ आएगा। यह कहते हुए आशी नताशा के बगल में बैठ गई। नताशा ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोली, प्लीज मुझे झूठी उम्मीद मत दिलाओ आशी, वह दिन कभी नहीं आएगा। मुझे यह बात समझ में आ गई है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसे मेरे आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। मैंने यह बात कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली है। अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। आशी, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? प्लीज क्रिश को समझाकर उसका फैसला बदलवा दो। मैं इस घुटन भरे सिलसिले को खत्म करना चाहती हूँ। जबरदस्ती के इस रिश्ते में रॉकी का दम घुट रहा है, और उसे इस हालत में देखकर मुझे भी सांस लेने में तकलीफ होती है। थैंक यू आशी, मुझे पता है कि तुम और क्रिश मेरी भलाई चाहते हो। तुम दोनों ने मेरी खुशियां लौटाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब यह खुशियां मेरी किस्मत में नहीं है। यह बात मुझे समझ में आ गई है। प्लीज क्रिश को मना लो, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। फिलहाल मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। यह कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए उठी और गौरी के कमरे की ओर चली गई। गौरी के कमरे में जाकर वह बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया। नताशा ने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात का वक्त था। आशी बिस्तर पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी कमरे में कृष दाखिल हुआ। उसने एक नजर आशी की ओर देखा, फिर अपनी कलाई से घड़ी उतारने और आंखों से चश्मा हटाते हुए साइड टेबल पर रखने लगा। अब उसकी नजर आशी की भीगी आंखों पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। वह अगले ही पल आशी के बगल में बैठ गया, उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई? तुम फिर से रो रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे नफरत है इन आंसुओं से। इसके बावजूद तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके हर पल रोती रहती हो। पहले यह आंसू पोंछो और बताओ आखिर क्या हुआ है। कृष अपने हाथों से आशी के आंखों से आंसू पोंछते लगा। कृष के पूछने पर आशी जल्दी से उसकी गोद में आकर बैठ गई। उसने कृष के सीने से लगकर उसे जोर से गले लगाया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी साइको, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। आशी ने रोते रोते कहा, साइको, वह नताशा मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। वह बहुत तकलीफ में है। आखिर रॉकी ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसे नताशा का प्यार नजर नहीं आ रहा? साइको, मैं हार गई। मुझे लगा था कि अगर नताशा और रॉकी के करीब रहेगी तो शायद रॉकी को उसकी फीलिंग का एहसास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोनों ही दर्द और तकलीफ में जी रहे हैं। तुम्हें पता है, आज नताशा ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम लोग अब उनके मामले में दखल देना बंद कर दें। रॉकी को फ्रीडम चाहिए और नताशा उसे फ्रीडम देना चाहती है, लेकिन मैंने नताशा की हालत देखी है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। रॉकी कभी नहीं समझेगा और जब समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी बातें सुनकर कृष ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। अपने चेहरे के सख्त भाव लाते हुए वह बोला, खबरदार फायरफ्लाई, अब मैं तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए आंसू नहीं देख सकता। फालतू की टेंशन लेना बंद करो और पहले यह बताओ, तुमने खाना खाया है या नहीं? कृष की बात सुनकर आशी ने अपना चेहरा उसके सीने से उठाया और धीरे से ना में सिर हिला दिया। यह देखकर कृष के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसे आशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह नताशा के लिए अपनी सेहत खराब कर रही थी। उसने दांत पीसते हुए आशी को अपनी नीली आंखों से घूर कर देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी फायरफ्लाई। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।